गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द HB कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी में व्याकरण में भाववाचक संज्ञा के बारे में सीखेंगे। भाववाचक संज्ञा सीखने से पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम संज्ञा के बारे में सीखते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसके लिए आपके सामने एक सचित्र परिच्छेद मैंने दिया है। परिच्छेद को हम पढ़ते हैं और चित्र को आप देख सकते हैं। मीनू और मुस्कान मेला देखने गई। दोनों में बचपन से गहरी मित्रता है। वहाँ उन्होंने दुकानों से खिलौने, कपड़े और पुस्तकें खरीदी। फूलों की दुकान की सुंदरता उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। चतुराई से सामान खरीदकर वे घर लौट आई। विद्यार्थी मित्रों, ऊपर लिखे वाक्यों में कुछ नाम व्यक्तियों के हैं, स्थानों के हैं, कुछ नाम वस्तुओं और कुछ नाम भावों के हैं। आइए अब हम इसे छांट कर देखते हैं। व्यक्तियों के नाम इस प्रकार है, मीनू और मुस्कान। स्थानों के नाम मेला, दुकान और घर। वस्तुओं के नाम इस प्रकार दिए गए हैं, खिलौने, कपड़े, पुस्तकें, फूलों। और भावों के नाम इस प्रकार है, बचपन, मित्रता, सुंदरता, चतुराई। नाम को संज्ञा कहते हैं। भावों को देख नहीं सकते क्योंकि इनका कोई रूप या आकार नहीं होता। व्यक्ति, वस्तु और स्थान को हम देख सकते हैं। तो इस पर से हम संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए मित्रों, अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं, यानी 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम एक एक प्रकार को सचित्र समझेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बारे में सचित्र समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसके लिए आपके सामने 3 चित्र है। पहले चित्र में एक लड़की पढ़ती है, नीचे लिखा है वृंदा पढ़ती है। दूसरा चित्र ताजमहल का चित्र है, उसके नीचे लिखा है ताजमहल एक सुंदर इमारत है। और तीसरे चित्र में आपके सामने एक ग्रंथ, जो कि रामचरितमानस का ग्रंथ है, वह रखा है। उसके नीचे लिखा है रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है। इन तीनों वाक्य में वृंदा, ताजमहल और रामचरितमानस शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध होता है। पहले चित्र में वृंदा लड़की का नाम है, जो कि व्यक्तिवाचक है। दूसरे चित्र में ताजमहल, जो कि एक विशेष स्थान बताया गया है इमारत के रूप में। और तीसरे चित्र में रामचरितमानस एक विशेष ग्रंथ, जिसे हम हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। तो ऐसे विशेष वस्तु का हमें बोध होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब हम संज्ञा के दूसरे प्रकार जातिवाचक संज्ञा के बारे में सीखेंगे।
उसमें भी 3 चित्र आपको दिए गए हैं। पहले चित्र में धोबी कपड़े धो रहा है, नीचे लिखा है धोबी कपड़े धो रहा है। दूसरे चित्र में गाय का चित्र आपको दिया गया है और नीचे वाक्य लिखा है गाय वन में घास चर रही है। तीसरे चित्र में आप नदी का चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है नदी का प्रवाह बहुत तेज है। देखो मित्रों, इन वाक्यों में प्रयुक्त गाढ़े शब्द धोबी, गाय, नदी आदि जातिवाचक संज्ञा है। इनके द्वारा एक ही प्रकार की वस्तुओं और प्राणियों का बोध होता है। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए मित्रों, अब संज्ञा का तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। उसके लिए भी मैंने आपके सामने 3 चित्र रखे हुए हैं। पहले चित्र में आप देख सकते हैं वृद्ध दंपति का चित्र है, दूसरे चित्र में आम है और तीसरे चित्र में 2 लड़के खेल रहे हैं। पहले चित्र के नीचे लिखा गया है बुढ़ापा बहुत दुखदायी है। दूसरे चित्र में आम में मिठास है। तीसरे चित्र में गौरव और वैभव में मित्रता है। विद्यार्थी मित्रों, इन वाक्यों में आए शब्द, पहले वाक्य में बुढ़ापा, दूसरे वाक्य में मिठास और तीसरे वाक्य में मित्रता भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इनसे अवस्था, गुण और भाव का बोध होता है। बुढ़ापा यानी अवस्था है, मनुष्य जन्म लेता है, फिर बच्चा, उसका बचपन आता है, फिर जवानी आती है और बुढ़ापा आता है। तो बुढ़ापा उसकी मनुष्य की अवस्था दिखाती है हमें। मिठास शब्द है, वह आम का गुण बताती है। आम में मिठास है यानी आम मिठास वाला फल है। और मित्रता, गौरव और वैभव में मित्रता है, तो मित्रता का भाव तीसरा वाक्य हमें बताती है। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जिस शब्द से गुण, दोष, धर्म, दशा, मन के भावों आदि का पता चलता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, संज्ञा के वैसे तो मुख्य 3 ही प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ लोग हिंदी में संज्ञा के 2 अन्य भेद भी मानने लगे हैं। वे है समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए अब हम समुदायवाचक संज्ञा यानी समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके लिए हम नीचे दिए गए चित्रों का अभ्यास करते हैं। पहला चित्र आप देख सकते हैं, सेना की टुकड़ी परेड कर रही है। दूसरे चित्र में एक जुलूस बताया गया है, उसके नीचे वाक्य लिखा है जुलूस के साथ पुलिस भी है। और तीसरा वाक्य कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इन तीनों वाक्यों में प्रयुक्त शब्द सेना, जुलूस और कक्षा समुदायवाचक संज्ञा है, क्योंकि इनसे हमें समूह का बोध होता है। भीड़, मंडली, झुंड, समूह आदि समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी समूह या समुदाय का पता चलता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम संज्ञा का 5वां प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में सीखते हैं। उसके लिए भी आपके सामने 3 चित्र प्रस्तुत है और तीनों चित्रों के नीचे वाक्य दिए गए हैं। पहला चित्र देखो, आभूषण पहले चित्र में दिखते हैं।
दूसरे चित्र में हलवाई कुछ मिठाई बना रहा है और तीसरा चित्र है रेलगाड़ी चलती है, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो पहले चित्र के नीचे लिखा है सोने के आभूषण बहुत महंगे हैं। दूसरा चित्र देखिए, इसके नीचे लिखा है हलवाई शुद्ध घी से मिठाई बना रहा है। तीसरा चित्र रेलगाड़ी लोहे की बनी पटरी पर चलती है। इन तीनों वाक्यों में सोना, घी और लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या पदार्थ का पता चलता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद माना जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने संज्ञा का प्राथमिक परिचय देखा। अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम भाववाचक संज्ञा की पहचान के बारे में सीखते हैं। मित्रों, भाववाचक संज्ञा के बारे में अब हम आगे सीखते हैं। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, मैंने आपको उसकी परिभाषा समझाई। उसे विशेष प्रकार से हम इस तरह ले सकते हैं, जिन संज्ञाओं से मन के भावों, अवस्थाओं, स्थितियों तथा अदृश्य वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे हंसी, रुलाई, आनंद, उदासी, थकान, हानि, लाभ, सुख, दुख, प्रेम, कठिनाई आदि हमारे मन की भावना है। अवस्था के तौर पर हम बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि ले सकते हैं। स्थिति यानी दशा, जिसे हम दशा का नाम भाववाचक संज्ञा सूचित करती है। तो कैसी दशा, जैसे अमीरी, गरीबी, बीमारी, लाचारी आदि को हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। अदृश्य पदार्थ, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे सुगंध, हवा, बदबू, आत्मा आदि। तो इस प्रकार भाववाचक संज्ञा भावों का निर्देश करती है। भावों को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा के अंत में प्रायः ता, पन, आई आदि प्रत्यय आते हैं, जैसे नम्रता, बचपन, पढ़ाई आदि। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा की पहचान करते समय अक्सर गलती हो जाती है। तो याद रखिए, जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, उन प्राणियों और वस्तुओं की पूरी जाति का निर्देश जातिवाचक संज्ञा करती है। भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए हमें निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। भाववाचक संज्ञा की पहली विशेषता है उसका कोई रूप या आकार नहीं होता। दूसरी विशेषता, उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। तीसरी विशेषता, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है। चौथी विशेषता, भाववाचक संज्ञा के अंत में प्रायः ता, पन, य अथवा आई आदि प्रत्यय आते हैं। आइए मित्रों, अब हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है इसके बारे में सीखेंगे। मित्रों, भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनती है इसके बारे में ध्यान दीजिए। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण या क्रिया से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाने से पहले जातिवाचक संज्ञा, विशेषण या क्रिया में उचित प्रत्यय लगाया जाता है। तो आइए अब हम सबसे पहले जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपके सामने
उदाहरण दिए गए हैं, आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क, वह इंसान है। ख, मोहन मजदूर है। ग, वह अभी बच्चा है। ग, वह सच्चा साधु है। उसके सामने वाले वाक्य पर ध्यान दीजिए, उसमें इंसानियत है। मोहन मजदूरी करता है। उसमें अभी बचपन है। उसमें सच्ची साधुता है। विद्यार्थी मित्रों, क विभाग के पहले वाक्य में इंसान जातिवाचक संज्ञा है। आप रेखांकित किए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहले वाक्य में इंसान जातिवाचक संज्ञा है। उसके सामने दूसरे वाक्य में इंसानियत भाववाचक संज्ञा है। यहाँ इंसान संज्ञा में ईयत प्रत्यय लगने पर भाववाचक संज्ञा इंसानियत बनी है। ख विभाग के पहले वाक्य में रेखांकित शब्द मजदूर जातिवाचक संज्ञा है। उसके सामने दूसरे वाक्य में मजदूरी भाववाचक संज्ञा है। मजदूर संज्ञा में ई प्रत्यय लगने पर भाववाचक संज्ञा मजदूरी बनी है। ग विभाग में बच्चा रेखांकित शब्द है। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है। उसके सामने बचपन भाववाचक संज्ञा है। बच्चा, इसके पीछे पन प्रत्यय लगने से बचपन बनता है। और ग विभाग में रेखांकित शब्द साधु जातिवाचक संज्ञा है। उसके पीछे ता प्रत्यय लगाने से साधुता भाववाचक संज्ञाएं बनी है। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञाओं में अलग अलग प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। आइए मित्रों, अब हम विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है इसके बारे में सीखते हैं। विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। मित्रों, आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनका अभ्यास हम करते हैं। पहले निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क विभाग में पहला वाक्य फूल कोमल होते हैं। उसके सामने दूसरा वाक्य फूलों में कोमलता होती है। ख विभाग में पहला वाक्य वह बड़ा कठिन मार्ग है। सामने दूसरा वाक्य देखिए, उस मार्ग में बड़ी कठिनाई है। ग विभाग में पहला वाक्य देखो, लालू खराब आदमी है। उसके सामने दूसरा वाक्य देखो, लालू में अनेक खराबियां हैं। घ विभाग में पहला वाक्य यह सूना घर है। उसके सामने दूसरा वाक्य इस घर में सूनापन है। विद्यार्थी मित्रों, क विभाग के पहले वाक्य में रेखांकित शब्द कोमल दिया गया है, तो कोमल शब्द विशेषण है। इस विशेषण से दूसरे वाक्य में कोमलता भाववाचक संज्ञा बनी है। कोमल के पीछे ता प्रत्यय लगाने से कोमलता भाववाचक संज्ञा बनती है। ख विभाग के पहले वाक्य में आप रेखांकित शब्द देखिए, कठिन शब्द, यह मार्ग बड़ा कठिन है। कठिन शब्द विशेषण दिया गया है, तो इसी विशेषण से दूसरे वाक्य में कठिनाई भाववाचक संज्ञा बनी है। यानी कठिन के पीछे आई प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा कठिनाई बनी है। ग विभाग के पहले वाक्य में खराब शब्द विशेषण है। इसी विशेषण से दूसरे वाक्य में खराबियां भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। ग विभाग का पहला वाक्य देखो, उसमें सूना शब्द रेखांकित शब्द दिया गया है, तो सूना शब्द विशेषण है और इसी विशेषण से दूसरे वाक्य में सूनापन
सुना के पीछे पन प्रत्यय लगाकर सुनापन भाववाचक संज्ञा बनी है। इस प्रकार विशेषण शब्दों में ता, आई, ई तथा पन प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। आइए मित्रों, अब हम क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है इसके बारे में सीखेंगे। मित्रों, हमने जातिवाचक संज्ञा और विशेषण पर से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है यह देखा। आइए अब हम क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है यह देखते हैं। इसके लिए आपके सामने कुछ वाक्यों के उदाहरण दिए गए हैं और इनमें दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क विभाग में पहला वाक्य इंसान को मत बांटो। उसके सामने दूसरा वाक्य देखो, इंसान का बंटवारा मत करो। ख विभाग में पहला वाक्य वह अच्छा कमाता है। उसके सामने दूसरा वाक्य देखो, वह अच्छी कमाई करता है। ग विभाग में पहला वाक्य तुम क्यों घबराते हो। दूसरा वाक्य सामने देखिए, तुम्हें घबराहट क्यों होती है। घ विभाग में देखिए, पहला वाक्य मीना ने घर सजाया है। उसके सामने दूसरा वाक्य मीना ने घर की सजावट की है। विद्यार्थी मित्रों, क विभाग के पहले वाक्य में रेखांकित शब्द बांटो है। बांटो शब्द बांटना क्रिया का रूप है। दूसरे वाक्य में इसी क्रिया से भाववाचक संज्ञा बंटवारा बनी है। बांटो यानी बांटना, बांटना क्रिया का रूप है और क्रिया के रूप पर से बंटवारा शब्द भाववाचक संज्ञा बनी है। इंसान को मत बांटो, बांटो यानी बांटना क्रिया का रूप है, तो क्रिया के रूप से इंसान का बंटवारा मत करो यानी बंटवारा भाववाचक संज्ञा है। ख विभाग के पहले वाक्य में कमाना, वह अच्छा कमाता है। कमाता यानी कमाना क्रिया है, कमाना क्रिया है, तो क्रिया पर से दूसरे वाक्य में वह अच्छी कमाई करता है, कमाई भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। ग विभाग में पहले वाक्य में घबराना, तो घबराने की क्रिया, तुम क्यों घबराते हो, यहाँ घबराना क्रिया है और इस क्रिया से दूसरे वाक्य में तुम्हें घबराहट क्यों होती है, तो घबराहट भाववाचक संज्ञा बनी है। घ विभाग के पहले वाक्य में सजाना, मीना ने घर सजाया है। सजाया यानी सजाना, घर को सजाना क्रिया का रूप है, तो सजाना सजाने की क्रिया से दूसरे वाक्य में भाववाचक संज्ञा सजावट बनी है। मीना ने घर की सजावट की है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इन तीनों प्रकार से यानी जातिवाचक संज्ञा पर से, विशेषण पर से और क्रिया पर से बनी भाववाचक संज्ञाओं के बारे में हमने देखा। अब हम आगे कुछ भाववाचक संज्ञाएं कुछ इसी प्रकार बनती है, तो आइए अब हम देखते हैं। मित्रों, हमने देखा कि भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा पर से, विशेषण और क्रिया से बनती है। इसके अलावा सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। उसके उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। देखिए, निज सर्वनाम है, उस पर से निजत्व भाववाचक संज्ञा बनती है। पराया, परायापन, स्व, स्वत्व, मम, ममत्व, अपना, अपनापन, पर, परायापन, यानी सर्वनाम के पीछे त्व और पन प्रत्यय लगाने से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम के अलावा भी भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनती है, आइए देखते हैं। कुछ क्रिया शब्दों के अंत में आए ना को
न कर देने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे उलझना, उलझन, तड़पना, तड़पन, धड़कना, धड़कन, मिलना, मिलन। मित्रों, दिए गए उदाहरणों में से ना शब्द का न कर दिया है और उलझन, तड़पन, धड़कन, मिलन आदि भाववाचक संज्ञा इस प्रकार बनती है। आगे देखिए, कुछ क्रिया शब्दों के अंत में आए ना का लोप कर देने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में हमने ना का न कर दिया। यहाँ पर हमें अंत में आए ना का लोप करना है, यानी ना को दूर करना है और भाववाचक संज्ञा की रचना करनी है। जैसे पहुँचना, पहुँच, दौड़ना, दौड़, डरना, डर, पुकारना, पुकार। यहाँ पर सारे उदाहरणों में से हमने ना शब्द का लोप किया है, यानी ना शब्द दूर कर दिया है। तो पहुँच, दौड़, डर, पुकार आदि भाववाचक संज्ञा कहलाती है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने भाववाचक संज्ञा के साथ आपको निबंध लेखन भी अभ्यासक्रम में लिखकर दिया था, लेकिन समय की मर्यादा के कारण मैं निबंध लेखन आपको अगले सेशन में सिखाऊंगी। तब तक आपको CW में भाववाचक संज्ञा की पहचान, संज्ञा के प्रकार और भाववाचक संज्ञा बनाने वाले मुख्य प्रत्यय और उनके उदाहरण CW में लिखना है। आपको मैं इसकी PDF भेज रही हूँ। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।